14 बोले 14 ही है ना। चलिए जी, अच्छा जी, गालिबन हमारे चैप्टर्स हो गए 4, 10, 4, 9, 11 और 1, ऐसे ही है। 4 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं और अब हमने शुरू करना है चैप्टर 10। यार ठहर जा, मेरे हैंडआउट्स नहीं आए अभी तक। 18 साल के हो गए हैं। हाँ माशाल्लाह 16 साल के हो गए हूँ मैं। अजीब लोग हैं यार। यार मुझे एक अदद किताब फिलहाल चाहिए होगी। अस्सलाम वालेकुम असगर, कॉलेज आ गया यार। वो चैप्टर 10 के नोट्स ले आइएगा। हाँ जल्दी से लें। ओ सर मुझे ज़रा 1 मिनट किताब दीजिएगा सिर्फ, अभी आते नोट्स पर मैं आपको वापस करता हूँ। ओके जी, चैप्टर 10 पे आइएगा। 2 हेड्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। पेज 234 पे आ जाइए। अब हम शुरू करते हैं इनकम फ्रॉम कैपिटल। जल्दी करें यार, बस अब अन्नी मच गई है। बस अब 24 से 36 घंटे का टाइम दे दिया कल उन्होंने, तो चैप्टर ख़त्म करें, बाकी बातें बाद में। पता ना 24 से 36 घंटे का क्या टाइम हुआ है? नहीं पता कि वो भाई को पता है। क्या पता है? क्या सर? हाँ ठीक है, वो कल आ गया पैगाम के 24 से 36 घंटे में ना, तो हम पढ़ लें जल्दी से, फिर ऐसे बाद में मसला ना हो। कैपिटल गेन्स, इनकम फ्रॉम कैपिटल, फजूल बातें ना करें। ले जी, सबसे पहले कैपिटल एसेट। कैपिटल एसेट यार, एक तो पहले ही मैं लेट आता हूँ, ऊपर से जो टाइम होता है उसमें तो पढ़ लिया करो। कैपिटल एसेट, अच्छा जी, बी सीरियस नाउ। 234 बिल्कुल नहीं बुक है, टेक्स्ट ईयर 2025 देख लें। 2025 देख लें, इनकी पुरानी बुक है ये। ऊपर सर जी, ऊपर यार जो भी है, बाहर अलसफा कौन सा है? चले 260 यार। ये मुझे ना अब लैपटॉप लेना ही पड़ना है और यहाँ पे मैं लगाया करूँगा किताब। सही नहीं है ये काम करते हैं यार, ये काम नहीं सही। मैंने हिसाब लगा लिया, लेवल हो गया। ओके चलिए जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन चैप्टर 10 है हमारा। और यहाँ पर सबसे पहले हमें ये चैप्टर पढ़ने के लिए देखना पड़ेगा कि कैपिटल एसेट क्या होता है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के अंदर है क्या। मेरे भाई, इस चैप्टर के अंदर हम 3 चीजें पढ़ रहे होंगे। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इसके अंदर 260 है पेज नंबर, तुम्हारी किताब ही पुरानी है। इसके अंदर हम सबसे पहले ये पढ़ रहे होंगे डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी। एक और चीज है, वो भी मैं बाद में लिखता हूं। यहां पर फिर हम दूसरी चीज पढ़ रहे होंगे डिस्पोजल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। जमीन और बिल्डिंग्स वगैरह का बेचना, वो यहां पर आएगा। और फिर एक चीज हम यहां पे पढ़ रहे होंगे डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ पब्लिक कंपनी। अब इसके बारे में थोड़ी सी बात ना में करते हैं, ठीक है। उससे पहले एक चीज आपको बता दूं, फिर आपको ये सारी बात जो है ना जरा बेहतर तरीके से समझ आएगी। चलिए जी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में सबसे पहले है जी कैपिटल एसेट। अब भाई मसला क्या है? मसला यहां पर यह है कि दुनिया में डेफिनेशन यूं बताई जाती है कि मुसलमान कौन होता है, ऐसी है ना, हिंदू कौन होता है, या गाड़ी किसे कहते हैं, यूं यूं होती है डेफिनेशन। यहां पे उसने ये बताया है कि क्या चीज कैपिटल एसेट नहीं है, जो बाकी बचेगा ना वो कैपिटल एसेट। ये डेफिनेशन इसने कुछ इस तरीके से बताई है, यानी कि जो नीचे सारा कुछ लिखा है ये वो है जो कैपिटल एसेट नहीं है, इनके अलावा जो बच जाएगा वो कैपिटल एसेट है। उल्टी डेफिनेशन दी हुई है। ओके, तो आसानी के लिए हम एक काम करते हैं, मैं बोर्ड पे ना जरा कुछ डिटेल्स बना देता हूं, सारी जितने भी एसेट्स होते हैं वो डिटेल बना देता हूं। जो जो चीजें यहां से वो निकालता जाएगा हम भी निकालते जाएंगे,
जो बच जाएगा वो कैपिटल एसेट होगा। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे एसेट्स की एक लिस्ट बना लेते हैं। मेरे एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बिजनेस के कारोबार के एसेट्स और एक होते हैं पर्सनल एसेट्स, जाती एसेट्स। वो ठीक है वो जालिमो, ओके बोलते नहीं आज, पता नहीं क्यों टेंशन में। बस गया रिजल्ट, खत्म हुई, पुरानी बात हो गई, अब अगले रिजल्ट की टेंशन करें। अच्छा जी, बिजनेस एसेट्स में दो तरह के एसेट्स होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड एसेट्स, वैसे ही है, और एक होते हैं नॉन फिक्स्ड एसेट्स। अच्छा करंट एसेट, नॉन फिक्स्ड नहीं कहते होंगे, करंट एसेट्स। एग्जाम्पल्स लिखवाइए, एग्जाम्पल लिखवाइए। प्लांट एंड मशीनरी, व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आईटी इक्विपमेंट, ये भी तो होता है। बिल्डिंग आप भूल गए, लैंड भी आप भूल गए, तो बस ठीक है, काफ़ी चीज़ें हमने यहाँ पे लिख दी हैं। तो बिजनेस के जितने भी फिक्स्ड एसेट्स होते हैं वो हमने यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दी है, ऐसे ही है। ओके, करंट एसेट्स में क्या क्या होगा? स्टॉक इन ट्रेड कर लेते हैं। अब स्टॉक इन ट्रेड, अच्छा स्टॉक इन ट्रेड, वो ठहर तो जा, स्टॉक इन ट्रेड तीन तरह का होता है भाई। कौन कौन सा? एक तो होता है रॉ मटेरियल, एक होता है वर्क इन प्रोसेस, और एक होता है फिनिश गुड। तो वो तीनों इसके अंदर कवर्ड है, ठीक है, तीनों इसके अंदर कवर्ड है। बाकी कैश एंड बैंक डेटर्स नहीं मैं लिख रहा, उसकी जरूरत नहीं है, ठीक है, कैश एंड बैंक डेटर्स उसको लिखने की जरूरत ही नहीं है। ओके, पर्सनल एसेट्स में आ जाए। पर्सनल एसेट्स, घरेलू एसेट्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं मूवेबल और एक होते हैं इमूवेबल। लिखवाइए जरा, मूवेबल कौन कौन से होते हैं बताएं, घर में एसेट्स आपके मूवेबल कौन कौन से हैं जी? केड़े शेयर्स? शेयर्स, शेयर्स, फर्नीचर। है जब पहले आसान बात शुरू किया करना, समझ तो आए। व्हीकल, हैंड ब्रेक लगी होगा, फिर इधर दोनों के बीच ही चीज है। हैंड ब्रेक नीचे कर लो तो इधर, हैंड ब्रेक ऊपर कर लो तो इधर। और मूवेबल है वो, फजूल लोगों, और पता ना मूवेबल इमूवेबल क्या होता है? तो यार मूवेबल वो चीज होती है जिसको आप एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे ले जा सकें। बिल्डिंग को उठा के ले जा सकते हैं? बोले नहीं ले जा सकते आप, बिल्डिंग्स को नहीं ले जा सकते, तो वो हमेशा यहां पर आएंगी। ये हैंड ब्रेक ऊपर नीचे कोई फनकारी नहीं है, ये हमेशा मूवेबल ही होती है गाड़ी। ओके जी, हमारे तो घर में एसी दीवार पे लगा हुआ है, ओ भाई उतर सकता है, ये उतर के आप इसको कहीं पे भी ले जाओ, तो यहां पर ही आएगा। फिर इसके अलावा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओ वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ठीक है, कंटेनर वाले घर को छोड़ दे अभी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। और इसके अलावा ओ ब्रो फिरौन के दौर की ज्वेलरी, ज्वेलरी, और इसके अलावा ज्वेलरी में आ जाता है। और इसके अलावा जज़ाकर, और इसके अलावा यार बी सीरियस प्लीज, मजाक नहीं हो रहा ये, और बताएं। और इसके अलावा और क्या हो सकता है? शेयर्स की इन्होंने बात की, चलें लिख देते हैं, ठीक है, बाकी मोस्टली बातें कवर हो ही गई हैं। यहां पे बताएं क्या होगा? यहां पे दो ही चीजें होंगी, घर की जो बिल्डिंग होगी या जमीन होगी, बस दो ही चीजें आ सकती हैं, और इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता। तो सर जो मैक्सिमम एसेट्स हम लिख सकते थे वो हमने यहां पर लिख दी हैं, ठीक है जी। अब यहां पर इसने हमें बताया है कि कौन कौन सी चीज कैपिटल एसेट नहीं है, तो जो चीज कैपिटल एसेट नहीं है हम उसको यहां से काट देंगे, जो बच जाएगा वो क्या होगा? कैपिटल एसेट। चलिए जी, कैपिटल एसेट मींस प्रॉपर्टी ऑफ एनी काइंड हेल्ड बाय अ पर्सन। ले जी, फिलहाल वो कहता है कि कैपिटल एसेट से मुराद हर तरह की वो प्रॉपर्टी है जो आपके पास होती है। सर ये तो सारा कुछ ही कैपिटल एसेट बन गया, फिलहाल जितना पढ़ा है ऐसे ही है, सारा कुछ ही कैपिटल एसेट है। वेदर और नॉट कनेक्टेड विद द बिजनेस, इसका ताल्लुक बिजनेस से हो या ना हो, तो सर सारा कुछ ही कैपिटल एसेट है, ऐसे ही है। जितना पढ़ा उससे तो यही लग रहा है कि चाहे वो बिजनेस की चीज हो चाहे वो पर्सनल चीज हो, वो सारा का सारा क्या है? कैपिटल एसेट है। बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसके अंदर शामिल नहीं है, क्या शामिल नहीं है?
एनी स्टॉक इन ट्रेड, एनी कंज्यूमेबल स्टोर्स। कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या होते हैं? ये वो छोटी मोटी चीजें होती हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान कंज्यूम हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे, किसके तौर पे? चिकन कढ़ाई जब बनती है, मुझे नहीं पता कैसे बनती है, बस कभी देखी है बनते हुए। जब बनती है तो उसमें तो आपको चिकन नजर आता ही आता है, लेकिन उसके अंदर मैंने सुना है कोई प्याज भी होते हैं, कोई टमाटर भी होते हैं, और भी पता नहीं कुछ फजूल चीजें होती हैं, लेकिन वो आपको नजर नहीं आती। जब बन जाती है तो नहीं नजर आती, गायब हो जाती है। ऐसे ही है। तो ये वो कंज्यूमेबल स्टोर्स हैं जो प्रोडक्शन प्रोसेस के दौरान इस्तेमाल तो होते हैं, लेकिन जब चीज तैयार हो जाती है तो हमें नजर नहीं आते। फर्नीचर में देखें, ग्लू लगी होगी, नजर आ रही है? नहीं, नहीं नजर आ रही। इसके अंदर कोई हो सकता है पेच कील वगैरह लगे हो, आपको नजर नहीं आ रहे। तो कंज्यूमेबल स्टोर से मुराद वो चीजें हैं जो प्रोडक्शन में इस्तेमाल तो होती हैं, लेकिन जब चीज बनकर तैयार हो जाती है तो आपको उसमें नजर नहीं आती, गायब हो जाती है। ठीक है, जैसे क्लास में आपको पढ़ाया जाता है, दिमाग में आ जाती हैं, क्लास से बाहर जाते हैं तो गायब हो जाती हैं। तो पढ़ाई भी कंज्यूमेबल स्टोर है। ठीक है, गायब हो जाती हैं चीजें। बात समझ आ गई? तो सर स्टॉक इन ट्रेड भी कैपिटल एसेट नहीं है, कंज्यूमेबल स्टोर भी कैपिटल एसेट नहीं है, और एनी रॉ मटेरियल हेल्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस, या कोई भी रॉ मटेरियल चीजें, अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो फिर आपके पास जारी बात है रॉ मटेरियल होगा। तो रॉ मटेरियल जो आपने कारोबार के लिए रखा होगा वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो इस जुमले में तीन चीजें निकल गई, स्टॉक एंड ट्रेड, कंज्यूमेबल स्टोर्स और रॉ मटेरियल। और मेरे ख्याल में शायद उसने इसको फारिग करा दिया है। ठीक होगी बात? तो इसका मतलब है कि जो पहले जुमले में उसने लिखा था कि दुनिया जहान की चीजें कैपिटल एसेट है, एक चीज उसने निकाल दी कि नहीं भाई ये कैपिटल एसेट नहीं है। अब्बा जी कहते हैं सारे सैर पे जाएंगे लेकिन तुम नहीं जाओगे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन कुछ ऐसे चल रही है। ओके ब्रो, चले जी, कल से मई शुरू हो रहा है, जरा ध्यान से आगे चलें। आगे चलें, पॉइंट नंबर बी। मजीद क्या चीज निकाली उसने, पता नहीं, आपको बाद में पता लगेगा। एनी, अच्छा कल पता नहीं छुट्टी है कि नहीं सर, कल छुट्टी है कि नहीं? नहीं है छुट्टी, नहीं है छुट्टी जी। यार कैमरा इसकी तरफ करो, ये तो गायब होना। एनी प्रॉपर्टी, कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी फॉर विच अ डेप्रिसिएशन डिडक्शन और एमोर्टाइजेशन डिडक्शन। सर ये एमोर्टाइजेशन क्या होती है? सर एसेट्स आपको पता ना दो तरह के होते हैं, एक टेंजेबल और एक इंटेंजेबल। टेंजेबल वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, और इनटेंजेबल एसेट्स वो होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती। कंप्यूटर सॉफ्टवेयर हो गया, कॉपीराइट हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, इस तरह की चीजें। इनको भी डेप्रीशिएट किया जाता है, लेकिन इनकी डेप्रीसिएशन को डेप्रीसिएशन नहीं कहते बल्कि एमोर्टाइजेशन कहते हैं। बस जैसे डॉक्टर के पास जाओ ना, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द है, वो कहेगा यार हेडेक है, तो फर्क कोई नहीं है, बात एक ही है, सर दर्द हेडेक बात एक ही होती है, डेप्रीसिएशन अमोर्टाइजेशन बात एक ही होती है, बस कहते हैं उनको अमोर्टाइजेशन। सॉरी, अमोर्टाइजेशन को क्या हुआ? नहीं मुझे समझ नहीं है, थोड़ा सा ऊंचा बोलिएगा। इंटेंजिबल्स की, इंटेंजिबल वो एसेट्स होते हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो उनकी डेप्रीसिएशन को अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ये हमारे कोर्स में है, चैप्टर 8 में सेक्शन 24 है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है। इंशाल्लाह जब वहां पे पहुंचेंगे, कुर्बानी से पहले पहुंच जाएंगे, मेरी पूरी कोशिश है। कुर्बानी पता ना आ रही है, ये वाली नहीं, वो जून वाली कुर्बानी, एक तो जून वाली, उस कुर्बानी से पहले मेरी कोशिश है कि मैं आपको वहां तक पहुंचा दूं। ठीक है जी, आगे चलिए। सर आप हंस रहे हैं, आप कहीं और भेजना दीजिएगा आगे, पता लगे मैं ही गायब हूँ वो। सर को ढूंढ रहे, सर ही नहीं मिल रहे। अगले सरप्राइज का अल्लाह माफ करे। अच्छा जी, तो कोई भी ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी डेप्रीसिएशन और एमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत दे दी गई है अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस। तो इनकम फ्रॉम बिजनेस में से जिस जिस प्रॉपर्टी की, जिस भी एसेट की डेप्रीसिएशन या एमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत दे दी गई है वो भी कैपिटल एसेट नहीं है। तो सर जरा देखकर बताइए यहां पर आपको कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी डेप्रीसिएशन या एमोर्टाइजेशन माइनस करने की इजाजत है?
सर ये बिजनेस के जितने भी फिक्स्ड एसेट है ये सारे के सारे डेप्रिशिएट होते हैं। ले ओ ब्रो, दैट्स व्हाई मैंने इंटेंशनली इसको एंड पे लिखा था ताकि मुझे सेलेक्ट करने में आसानी हो। ये देखिए इन सब की डेप्रिसिएशन होती है, इन सब की अमोर्टाइजेशन होती है। मैंने वैसे अमोर्टाइजेशन वाला लिखी ही नहीं है। इन सब की डेप्रिसिएशन होती है। ये निकल गए, लेकिन ये बच गया। इसको लिख देते हैं बिजनेस की लैंड ताकि जरा ना डिफरेंशिएट करने में आसानी हो, क्योंकि ये पर्सनल लैंड है ना, इसके साथ पर्सनल लिख देते हैं ताकि फर्क रहे कि ये बिजनेस की लैंड है और ये पर्सनल लैंड है। तो दो चीजें निकल गई, बिजनेस की सारी इन्वेंट्री निकल गई और बिजनेस के वो सारे एसेट्स निकल गए जिन पे डेप्रिसिएशन होती है। वो ठीक है, ओ खुश हो जाए आज तो, नहीं आज भी खुश नहीं है, आगे चलें, छोड़ दें बस, जो परसों गुजर गई सो गुजर गई, आगे चलें। और वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, एनी मूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द पर्सन और हिज फैमिली डिपेंडेंट, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो कि मूव करती हो, आपके जाती इस्तेमाल में हो, आपने रखी हो या आपके किसी फैमिली डिपेंडेंट ने रखी हो, यानी कि पर्सनल मूवेबल एसेट की बात कर रहा है वो। क्या ख्याल है? वो बोले मुझे तो लगता है वो देखे वो सारा कुछ ही निकाल दिया उसने, फर्नीचर, घर के बर्तन, बर्तन एसेट होते हैं, अच्छा एसेट होते हैं, कह रहे घर के बर्तन एसेट होते हैं, फर्नीचर, व्हीकल, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ज्वेलरी, सारा कुछ फारिग कर दिया उसने। ऐसे ही है क्योंकि सारी मूवेबल चीजें हैं ना। नहीं सर, उसने आगे लिखा है हाउएवर। जहां पे भी हाउएवर हो ना, समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। क्या है? कुछ तो गड़बड़ है। तो क्या करना पड़ेगा? पता लगाना पड़ेगा कि कुछ तो गड़बड़ है। हाउएवर, हाँ दरवाजा नहीं तोड़ना। हाउएवर following assets held for personal use by the person or his family dependent shall be considered as capital asset। वो कहता है लेकिन ये जो नीचे मैंने चीजें दी हैं ये मूवेबल हैं, आपके जाती इस्तेमाल में है या आपके फैमिली डिपेंडेंट के इस्तेमाल में है, ये कैपिटल एसेट है। तो ऊपर उसने सबको निकाल दिया, लेकिन ये जो ए से लेके एफ तक लिखी हैं इसको इसने क्या किया हुआ है? इसको कैपिटल एसेट कहा हुआ है। ये सारे पर्सनल भी हैं, मूवेबल भी हैं, लेकिन एक्सेप्शन में उसने कह दिया कि लेकिन ये कैपिटल एसेट है। ओके, तो सारी पर्सनल मूवेबल निकल गई सवाए ए से लेके एफ तक के। कौन कौन सी हैं? पेंटिंग। सर पेंटिंग अगर आपके घर में लगी है ना तो वो कैपिटल एसेट है। ओके, वो कैपिटल एसेट है। स्कल्पचर क्या होता है? मुजस्समा। अगर आपके पास कोई मुजस्समा पड़ा हुआ है किसी का भी तो वो कैपिटल एसेट है। हाँ, फिरौन का मुजस्समा रखा हुआ है अपने घर में, कैपिटल एसेट है। ड्राइंग, ये होते हैं ना अक्सर लोग स्केच बनाते हैं, बड़े महंगे महंगे बिकते हैं, जिन लोगों को शौक होता है, तो ये भी कैपिटल एसेट है। और अदर वर्क ऑफ आर्ट, या कोई और फनकारी, आर्ट फनकारी होता है ना, हंस रहे हैं आप यार, मैं तर्जमा कर रहा हूं इतनी मुश्किल से। अदर वर्क ऑफ आर्ट, तो ये सब चीजें कैपिटल एसेट। ओ ब्रो, ज्वेलरी आ गई, ज्वेलरी भी कैपिटल एसेट है। तो सर पहले तो हम यहां से फजूलियात निकालते हैं ना, ये देखें ए, ये तीन चीजें, इनको भी निकाल दें। ठीक है, ज्वेलरी तो उसने भी कह दिया कि ज्वेलरी इज अ कैपिटल एसेट। और रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, ये क्या होता है? रेयर मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक। सर कोई पुरानी दस्तावेज, कोई पुरानी किताब, फोलियो भी मैल में सफ़े को कहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सफ़े को कहते हैं। तो मैन्युस्क्रिप्ट, फोलियो और बुक, कोई पुरानी फिरौन का खत आपके नाम आ गया, क्या नाम है तुम्हारा? क्या? प्यारे अहमद, उम्मीद है तुम खैरियत से हो गए। प्यारे अहमद, ठीक है, फिरौन ने अगर इसको खत लिखा और आज तक इसके पास पड़ा हुआ है तो सर रेयर मैन्युस्क्रिप्ट कैपिटल एसेट हो सकता है सर। अब पोस्टेड स्टैंप और फर्स्ट डे कवर, सर ये तो स्टैंप्स आपको पता ही है क्या होती हैं। ये फर्स्ट डे कवर भी ना मैल में ये स्टैंप वगैरह कोई कहते हैं, कुछ तरह की चीज ही होती है कोई। ये कॉइन और मेडेलियन, सिक्का फिरौन के दौर का, या फिरौन का मेडल कोई मिल गया आपको, फिरौन हो सकता है कोई मैराथन खेला हो, जीत गया हो, तो वो मेडल आपके हथे लग गया। यार मिसाल दे रहा हूँ, आप लोग सीरियस ही हो जाते हैं। ठीक है, और एन एंटीक, ये आपके साथ वाला है। ठीक है, एंटीक, एंटीक पता ना क्या होता है? ऐसी नायाब चीज जो मिलती नहीं है। अक्सर होता है ना पुरानी पुरानी गाड़ियां, वो 200 साल पुरानी, फिरौन की गाड़ी मिल गई आपको, चलो यूं कर लें, फिरौन के पास थी BMW एक, वो आपके हथे चढ़ गई, तो एंटीक है जी वो। ठीक है, तो सर ये 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं जो कि मान लिया के पर्सनल भी हैं, मान लिया के मूवेबल भी हैं, लेकिन कैपिटल एसेट है। तो सर अब आपके सामने सारी बात पूरी हो गई।
मेरे ख्याल में क्या क्या बचा, ज्वेलरी वगैरह ये सारी चीजें, शेयर्स बच गए, पर्सनल बिल्डिंग पर्सनल लैंड बच गई, और बिजनेस की लैंड बच गई। ठीक होगी बात? वो बोले ये बात सबको समझ आ गई? तो सर जो चीजें अब मैं टिक कर देता हूं, जो चीजें हमारी कैपिटल एसेट हैं, ये सब चीजें जो टिक है ये कैपिटल एसेट हैं, बाकी सब निकल चुकी हैं। अब यहां तक किसी का कोई सवाल है तो बताएं। शेयर्स, हाँ उसने कहीं पे लिखा नहीं है, तो शेयर्स होते हैं कैपिटल एसेट, शेयर्स आर कैपिटल एसेट, इसको आप रखें इसके अंदर ही। ठीक है जी, ओके। अब वापस चलते हैं उधर। ये देखिए मैंने लिखा डिस्पोजल ऑफ शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी, ये शेयर्स लिखे हैं सर ये शेयर्स दो तरह के हो सकते हैं ना, या हो सकता है आप किसी प्राइवेट कंपनी के मालिक हो, वो बोले, या हो सकता है आप किसी पब्लिक कंपनी के मालिक हो। पता ना प्राइवेट और पब्लिक का डिफरेंस? ठीक है, डिपेंड करता है। तो अगर तो आप प्राइवेट कंपनी के शेयर्स के मालिक हैं तो वो चीज यहां पर आ जाएगी, अगर आप पब्लिक कंपनी के शेयर्स के मालिक हैं तो वो चीज यहां पर आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने लिखा ज्वेलरी नहीं लिखी, इसके लिए मैंने ये जगह छोड़ी हुई थी, डिस्पोजल ऑफ ज्वेलरी आ गई, और क्या क्या लिखा हुआ है उसने, पेंटिंग, फोलियो, वो सारा कुछ जो फजूल लिखा हुआ है वो सारा कुछ इसके अंदर आ जाएगा। वो भी कवर हो गया, वो बोले वो भी कवर हो गया, तो ये चीज भी हमारी कवर हो गई। अब रह गई ये चीजें 1 2 और 3, ये तो यहां पर नहीं आएगी, बोले तो यहां पर 3 चीजें आएंगी सर, पर्सनल जमीन, पर्सनल बिल्डिंग और बिजनेस की जमीन। ये ले जी, ये 3 चीजों का बेचना इस चैप्टर में आएगा। सर बिजनेस की बिल्डिंग कहां जाएगी? वो भी तो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, वो किधर जाएगी? सर वो इनकम फ्रॉम बिजनेस में जाएगी, क्योंकि उस पर डेप्रिसिएशन माइनस करने की इजाजत होती है, वो यहां पर नहीं आएगी। यहां पे तो सर कैपिटल एसेट्स आएंगे। तो सर ये मैंने आपके सामने डेफिनेशन को देखते हुए सारे कैपिटल एसेट्स लिख दिए, प्राइवेट कंपनी के शेयर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसमें पर्सनल लैंड पर्सनल बिल्डिंग और बिजनेस लैंड आती है, और फिर ज्वेलरी, पेंटिंग, फोलियो, एंटीक, कॉइन, मेडेलियन, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा। वो बात समझ आती है? ले जी, अब बताइए किसी का कोई सवाल है तो पूछिए। जी सर, अभी बात करते हैं, अभी बस डेफिनेशन पढ़ने लगे हैं। पहले हमने पढ़ा हुआ है, ये कहां पढ़ा हुआ है? नहीं सर, कैपिटल एसेट नहीं है वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है या कैपिटल ट्रांजैक्शन है। ठीक है, कैपिटल एसेट का लफ्ज आपकी अकाउंटिंग में कहीं इस्तेमाल नहीं हुआ। इकोनॉमिक्स मुझे नहीं आती सर, आप टैक्स पढ़ रहे हैं तो इसको माने, जब इकोनॉमिक्स में जाएंगे तो उसको माने। ठीक है, रंग बदल लेने आपने जिस क्लास में भी जाएंगे। पूछिए कोई सवाल। ले जी, अब करते हैं काम की बात। ये जो 2 चीजें मैंने यहां पे लिखी हैं, इनकी टैक्सेशन रिजीम है एनटीआर। क्या होता है एनटीआर? नॉर्मल टैक्स रिजीम, नेशनल टैक्स रिजीम, नॉर्मल टैक्स रिजीम। ओके, और ठीक है, एनटीआर पता ना क्या होता है? सेल माइनस चार्जेबल लेस डिडक्शंस, और टेबल 1 टेबल 2 पता है? ओके, ये टैक्स होगा सेपरेट ब्लॉक। ओ तेरी खैर, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक। कोई बात नहीं, पढ़ लेंगे। एफटीआर पढ़ा हुआ, ये नहीं पढ़ा हुआ, ये भी पढ़ लेंगे। और इसकी टैक्सेशन भी किसकी तरह होगी? सेपरेट ब्लॉक। तो इसका मतलब है कि अगर सवाल में शेयर्स नजर आ गए तो अन्यवा टैक्सेशन नहीं कर देनी, देखना है कि ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी है। अगर प्राइवेट होगी तो एनटीआर, अगर पब्लिक होगी तो सेपरेट ब्लॉक। ठीक है जी, वो समझ आती है बात के पहली भी जाती है? नहीं बोलेंगे? ठीक है जी, पता नहीं क्यों दुखी लोग आप बैठे हुए यहाँ पे। टेंशन किस बात की? किस बात की टेंशन है? किस बात की टेंशन है? किस बात की टेंशन है? किस बात की? तू सबसे बड़ी टेंशन तू है यहाँ पे। टेंशन पूछे सवाल।
तू खाई जा आराम से, जेब से निकाल निकाल के चने खाई जा रहे हैं उस वक्त से। नहीं नहीं, खाएं खाएं आप, कोई ले आया करें चाय शाय, मुझे कोई टेंशन नहीं है, बस क्लास में फोकस होना चाहिए, बाकी खाना पीना ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। कोई सवाल? मेरे साथ भी शेयर किया। कोई सवाल? एनी क्वेश्चन ब्रो? एनी क्वेश्चन ब्रो? नो ब्रो? यार चाय पियेंगे आप लोग? यार इनको चाय पिलाएं सबको, आज सालगिरह है, चलो खुश हो जाएंगे ये। चाय जहर पियोगे? मिसाइल चाय पिलाएं सर? नहीं नहीं, इनको ही पिला दें चाय, बाद में पता नहीं मिलनी है कि नहीं, आगे उन्होंने 24 घंटे का टाइम दे दिया। अच्छा चले आए, यहाँ तक सब ओके है? अच्छा जी, अब अगली बात ना, वो असगर को कहते हैं, वो असगर ले आएगा साथ जहर, चाय के साथ जहर चाहिए, बिस्किट वगैरह। दवाई पीनी? 10 रुपए के कुरकुरे मंगा दें। ना खाया करें फजूल चीजें यार, घर की चीजें खाया करें, बाहर की चीजें खाई जाते हैं, घर के कुरकुरे। अच्छा चलो यार फजूल बातें ना करो, पहले 24 घंटे रह गए। अच्छा जी, अब नाउ बी सीरियस। अब यहां पर एक सवाल, अब हम शुरू करेंगे शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी से और ज्वेलरी वगैरह से। पहले हम उसकी टैक्सेशन पढ़ लेंगे, फिर हम प्रॉपर्टी पे आएंगे और एंड पे हम पब्लिक कंपनी पे आएंगे, ठीक होगी बात? अच्छा जी, यहां पर एक चीज मैं आपको बताऊं, ये चीज लॉ में कहीं नहीं है, कानून में कहीं नहीं है, ये बात सिर्फ इस किताब में लिखी है और वो भी सिर्फ आपको समझाने के लिए, ठीक है? तो इसको पेपर में कहीं यूज नहीं करना, कहीं पे भी नहीं लिखना इसको, ये सिर्फ आपके समझने के लिए है, क्योंकि कल को जब आप सवालात कर रहे होंगे ना, तो अगर ये चीज आपके जहन में रह जाएगी तो आपके लिए सवाल करना आसान हो जाएगा, बस इसका ये मकसद है। वरना कानून में ये अल्फाज कहीं नहीं लिखे हुए, वो अल्फाज ये हैं कि इनको हम बोल देते हैं कैटेगरी 1 और इनको हम बोल देते हैं कैटेगरी 2, सिर्फ समझने के लिए, कानून में कहीं नहीं लिखा हुआ। तो शेयर्स ऑफ प्राइवेट कंपनी को हम बोलेंगे कैटेगरी 1, और जो ये पेंटिंग वगैरह की बात हो रही है इनको हम कह देंगे कि ये कैटेगरी 2 के कैपिटल एसेट्स हैं। जस्ट बाइफरकेट किया मैंने, ओके? और बोले ओके। नीचे एक डब्बा है एग्जांपल्स ऑफ कैपिटल एसेट्स, वो आ गया जिसका सबको इंतजार था, सॉरी वो आ गया जिसका किसी को इंतजार नहीं था। कैटेगरी 1 शेयर्स ऑफ ए प्राइवेट कंपनी, और बोले, और नंबर 2 पे है शेयर्स ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म। असगर यार ये बच्चे गिन लें, चाय पिलाएं सबको, वो भाई को भी पिलाएं जो पीछे बैठे हैं, और अपनी भी गिन लें। अब वो बंदे ही गिन रहा है, देख रहे हैं उसे, कभी देखा नहीं है बंदा, देख लो यार, पहले उसे देख लो, देख लें दे सारे, तो देखो देखो, आप भी देखें यार उसको, वो देखो, अजीब लोग हैं यार असगर, अजीब लोग हैं यार, ये पता नहीं कौन लोग हैं। पहला इधर ही आगे गिर गया ना, अच्छे रहोगे फिर आगे चले, पता नहीं, तो तुम्हारे पीछे लगाया हुआ उन्होंने क्रूज, इसको तो फारग करें ना पहले। शेयर्स ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म, शेयर्स ऑफ मेंबर इन पार्टनरशिप फर्म। अच्छा ये बात ना वैसे पेपर में पूछी नहीं जाती, लेकिन चले मैं आपको बता देता हूं। देखिए मिसाल के तौर पे दो दोस्तों ने मिलके एक रेस्टोरेंट ओपन किया, पार्टनरशिप बन गई, ओके। ₹1,00,000 इसने इन्वेस्ट किया और ₹1,00,000 इसने इन्वेस्ट किया। अब ये रेस्टोरेंट इन्होंने चलाना शुरू कर दिया और रेस्टोरेंट चल भी गया, उसकी सेल्स भी हो रही हैं, प्रॉफिट्स भी आ रहे हैं। कुछ अर्सा गुजरा, रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा इन्होंने बना लिया, उसके अंदर फर्नीचर भी बहुत ज़्यादा आ गया, वेटर्स भी ज़्यादा हो गए और वो क्रॉकरी भी बहुत ज़्यादा हो गई, जितना भी बिजनेस की वैल्यू थी वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब ए ने सोचा कि मैंने अब इस बी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी, मैं अब इस पार्टनरशिप से निकलना चाह रहा हूँ, और ये सोच रहा है कि मैं पार्टनरशिप सी को बेच दूँ। अब सवाल ये है कि ए ने जब रेस्टोरेंट शुरू हुआ था तो कितने पैसे इन्वेस्ट किए थे? ₹1,00,000। तो क्या सी ए को ₹1,00,000 देकर उसका शेयर ले सकता है? क्यों नो सर, क्यों नो सर? उसने तो सिर्फ ₹1,00,000 लेके तो रेस्टोरेंट शुरू किया था, तो ₹1,00,000 ये इसको वापस कर दे, ये निकल जाए। क्यों भाई, क्यों ना क्यों वजह? अच्छा वो कह रहे हैं कि उसने इतने साल मेहनत की है, रेस्टोरेंट का नाम बनाया है, रेस्टोरेंट की सेल हो रही है, वो किस जगह पे? तो ये कुछ बात आपको समझ आ रही है? इस बात को बोलते हैं गुडविल, ठीक है? इस बात को बोलते हैं गुडविल। अगर आपने मैकडॉनल्ड्स खरीदना है ना मिसाल के तौर पे, तो आप जाके ये नहीं कहेंगे अच्छा जी माशाल्लाह बड़ी अच्छी बिल्डिंग है, 2 करोड़ की होगी, अच्छा फर्नीचर बेहतरीन 1 करोड़ का होगा, और ये एसी बड़े अच्छे 1 करोड़ के होंगे, तो सर ये 4 करोड़ ले मैकडॉनल्ड मुझे दे दें।
कहेगा ऐसे थोड़ी होता है, बस फर्नीचर के और बिल्डिंग के पैसे थोड़ी होते हैं। ये जो दूर से तुम्हें एम नजर आता है ना, और अवाम कहती है बस मैकडोनल्ड्स आ गया, यहीं पे गाड़ी रोक लो, या आप मरी चले जाए ना तो सबसे ज्यादा रश मैकडोनल्ड पे ही होता है। ये क्यों होता है भाई? क्या वो सबको बुलाते हैं? क्या मैकडोनल्ड के एड्स चलते हैं? क्या उनको मेहनत करनी पड़ती है? नहीं सर, ये उनको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, उनका नाम पहले ही बन चुका है। इसके बरक्स अगर आप मैकडोनल्ड के ऑपोजिट जमीन लेके एक रेस्टोरेंट खोल लें, शौकत रेस्टोरेंट, वहां पे लोग आएंगे? नहीं सर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, 3-4 साल लगाने पड़ेंगे, फिर कहीं जाके लोगों को रियलाइज होगा कि हाँ भाई वहां पे एक शौकत रेस्टोरेंट है जिसका नाम है। तो सर ये जो मेहनत मैकडोनल्ड्स पहले ही कर चुका है, क्या उस बात के पैसे आपसे नहीं लेगा? वो बिल्कुल लेगा। वो कहेगा सर मैंने 4 साल मेहनत किया, वो किस खाते गई? कुछ बात समझ आई? तो इसीलिए ये 1 लाख रुपए में तो कभी भी नहीं बेचेगा। अब कितने में बेचेगा? एज्यूम कर लेते हैं 5 लाख में, ठीक है जी, 5 लाख में। अब बताइए, ए जो है इसने लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट की होगी और वो इन्वेस्टमेंट बेच के इसको 5 लाख आ गए, ये 4 लाख का डिफरेंस क्या है? ये इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन है। बात समझ आई? तो यही बात लिखी हुई है, शेयर ऑफ मेंबर। पार्टनर को ना मेंबर भी कहते हैं, ये बात मैंने आपको चैप्टर 4 में बता दी थी। तो मेंबर का जो पार्टनरशिप फर्म में शेयर होता है, अगर वो उसको बेचेगा और ज्यादा वैल्यू बेचेगा। अच्छा एक वैसे ही एक बात, अकाउंटिंग की बात करते हैं। सर ए ने जब इन्वेस्टमेंट की होगी 1 लाख रुपए की, तो ए ने अपनी किताबों में क्या एंट्री की होगी? ए ने एंट्री की होगी डेबिट इन्वेस्टमेंट इन रेस्टोरेंट और क्रेडिट कैश। मानते हैं इस बात को? और पता ना अकाउंटिंग हमेशा किसी के जूतों में रह के होती है। एक एंट्री पार्टनरशिप फर्म ने भी की होगी, कैश डेबिट, कैपिटल पार्टनर ए क्रेडिट, ठीक है, लेकिन हम एंट्री कर रहे हैं ए के जूतों में। अब जब ए भाई साहब ये 5 लाख का बेचेंगे तो क्या कैश डेबिट होगा 5 लाख का? वो बोले 5 लाख कैश आएगा। इन्वेस्टमेंट जो 1 लाख से डेबिट थी अब वो क्रेडिट हो गई। वो बोले तो 4 लाख किधर गया? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। ये समझाना चाह रहा हूं आपको, ठीक है। तो ये 4 लाख रुपया जो है ये किधर जाएगा? ये जाएगा IFCG, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। शक्लें ऐसी बना लेते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और बात समझ आती है कि पहली भी जाती है? और यार कोई हाँ ना कर दिया करो, टेंशन ही बड़ी रहती है मुझे। फिर पे रिजल्ट वाले दिन कह देते हैं सर ये हो गया था तो वो हो गया था। कोई सवाल? कोई सवाल? तो सर कैटेगरी 1 में 2 चीजें हैं, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ये आज तक पेपर में नहीं आई। बहरहाल मैंने समझा दी, अगर आ भी जाए तो इंशाल्लाह आप इसको हैंडल अब कर लेंगे। सो कैटेगरी 1 में प्राइवेट कंपनी के शेयर्स हो गए और साथ शेयर इन पार्टनरशिप फॉर्म हो गया, लेकिन हम प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ही क्या करेंगे। और फिर आ गया कैटेगरी 2। पढ़े सर कैटेगरी 2 क्या लिखा हुआ है? पेंटिंग, स्कल्पचर, ड्राइंग, अदर वर्क, कटवा, ज्वेलरी, फोलियो बुक, पोस्टर, फर्स्ट डेकोर, कॉइन, मेडल, एंटीक हेल्ड फॉर पर्सनल यूज। ये सारे तो वही हैं जो हमने ऊपर पढ़े थे, तो इनको हमने बोल दिया कैटेगरी 2। सर नोट बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जो 5000 का नोट लिखा हुआ है ना, these categories are only prepared for better understanding of आप। they should not use the category word in paper। पेपर में ना यूज कराइएगा कैटेगरी 1 कैटेगरी 2, वो ICAP भी कहेगा ये इसने क्या यूज कर लिया, तो इस बेस पे वो हो सकता है आपको 49.99 नंबर देके तो फारिग कर दे। ठीक है जी, कोई सवाल? मेरा स्टूडेंट क्यों होगा? एग्जामिनर होने के लिए CA क्वालिफाई करने के बाद भी शायद कोई 10 साल वो लगाने होते हैं। नहीं सर, मैं आपको 85 साल का लगता हूँ? 17 साल के नहीं है मतलब अजीब तुम यार, खिड़की खोल फर्क। कोई सवाल? कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? अच्छा जी, अब समय आ गया है किस चीज का? चाय का। नहीं, चाय का समय नहीं आया, समय आ गया है कि फर्क पता लगाया जाए कि पब्लिक कंपनी क्या होती है और प्राइवेट क्या होती है। ठीक है ना, शेयर्स आपके सामने आ गए, और पता कैसे लगेगा ये पब्लिक है या प्राइवेट है? कैसे पता लगेगा? देखना पड़ेगा। बड़ी इंपॉर्टेंट बात सर, यहां पे पब्लिक और प्राइवेट कंपनी लॉ वाले नहीं है, या जो आप इंट्रो में या A to B में जहां भी आपने पढ़ा हुआ है वो वाले नहीं है। टैक्स की अपनी डेफिनेशन है पब्लिक की और प्राइवेट की, आपको वो याद करनी पड़ेगी। और ठीक है, तो याद रखिएगा कि इस चैप्टर के इस टॉपिक में, ये मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूं, इस चैप्टर के इस टॉपिक के लिए
पब्लिक और प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन हमारे टैक्स के कानून ने बताई हुई है। अगर किसी और टॉपिक में पब्लिक प्राइवेट आ गया, हो सकता है मैं वहां पे कह दूं कि नहीं यार वो कॉर्पोरेट लॉ वाली यूज है, लेकिन यहां पर टैक्स वाली यूज है। तो 2-3 जगह पे यह मसला आएगा, कहीं पे टैक्स वाली डेफिनेशन यूज हो रही होंगी, कहीं पे कॉर्पोरेट लॉ वाली डेफिनेशन यूज हो रही होंगी, मैं आपको बता दूंगा। ओके, फिलहाल यहां के लिए टैक्स की डेफिनेशंस आपने यूज करनी है पब्लिक और प्राइवेट के लिए। और बात समझ आती है? ठीक है जी, ले जी। अब ये डेफिनेशन लिखी कहां हुई है? मुझे एक अदद किताब चाहिए होगी, अब तुम अपने पास रखो, पुरानी किताब में लेके आ जाते हो। चैप्टर 5 में मिलेगी आपको पब्लिक और प्राइवेट की लाश। चैप्टर 5 ही नहीं है इस किताब में? नहीं है, सॉरी, आई एम सॉरी, आई टेक माई वर्ड्स बैक। ले जी, सफा नंबर 67, प्राइवेट मैं पढ़ाऊंगा, पब्लिक आप पढ़ेंगे। सफा नंबर 67, प्राइवेट मैं पढ़ाऊंगा, पब्लिक आप खुद पढ़ेंगे। ठीक है सर? ओके ब्रो। सो प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। क्या डेफिनेशन है? पब्लिक पढ़ लेंगे खुद ही? चले आए पब्लिक पढ़ते हैं। अवामी कंपनी, 1 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू कर लें, फिर पब्लिक कंपनी पढ़ते हैं। सर ये जो बोर्ड पे लिखा है ये मिटा दूं? यार जल्दी नोट करें यार, आप भी शहजादे लोग हैं, जल्दी करें, टाइम नहीं है। माशाल्लाह, आईफोन 16 प्रो मैक्स, क्या बात है। 256, ओ 1 TB वाला आईफोन। अच्छा सर, अमीर रिच किड्स। यार ये कौन है यार, ये क्या है? मुझे क्या पता यार, मैं पुराना दौर का बंदा हूँ, ये अंग्रेजी टर्म्स आप लोगों ने निकाली हुई हैं। हम तो बड़े सादे लोग थे, हम तो किसी का नाम नहीं रखते थे। ये आप लोग ही ऐसे हो बस, बेड़ेगर कर दिए सब जगह के, जंगें लगवा दी, पता नहीं क्या क्या कर दिया आप लोगों ने। कहाँ, तुम वैसे ही जंग लगा दी तुमने। ख़त्म भी हो जाएगी मुझे लगता है। क्यों? लाहौर पे हमला नहीं होता, टेंशन ना ले। यहाँ पे हमला करेंगे अद्दा वो भी जाएंगे साथ। या नहीं करते? वो दूर दूर करेंगे कि उन तक इम्पैक्ट ना जाए। परेशान ना हो आप, क्यों टेंशन ले रहे हैं? डिपेंड करता है, वो आ गए तो आईसीआई के अंडर पेपर दोगे, हम चले गए तो फिर आईकैप के पेपर वो देंगे। डिपेंड करता है। हाँ उनका आसान है, बहुत आसान है। नोट नहीं करेगा, फजूल बातें करी जाएगा। वो जो भाई नोट कर रहे हैं, जल्दी करें यार, जल्दी नोट करें। हाँ तो कुछ हज़रात नोट कर रहे हैं, अभी कर लें यार जल्दी से नोट। नहीं अब लैपटॉप लेना पड़ेगा यार, काम खराब है जी। जंग के बाद कैपिटल सिटी कौन सा सर? जो आप कहेंगे, जैसे आप कहें। आप कहाँ के रहने वाले हैं? पाकपतन को बना देंगे। और बताएं। ठीक है सर। गिफ्ट है ना, देख लेना, जिसकी जिसकी बंदूक है उसका एंटीगन है कि नहीं है, देख लेना। यार अजीब लोग हैं, माले की गनीमत पे टैक्स लगता है कि नहीं। अंबानी का घर तुम्हारा है? ऑनलाइन वाले भी कह रहे होंगे क्या फजूल लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। जी सर, लाइन लगी हुई है, ऑनलाइन ज़्यादा पढ़ते हैं आप लोग, पता नहीं क्यों उठा के आ जाते हैं। अच्छा सॉरी, मजाक कर। हो गया नोट? चलें जी। मैं होता ना आपकी जगह पे स्टूडेंट आज के दौर का, अल्लाह ना करे कभी होता, लेकिन चले होता अगर, तो मैं कभी कॉलेज की शक्ल ना देखता, मैं तो ऑनलाइन पढ़ता हमेशा। सही बात है, ऐसे ही फजूल आ जाते हैं रोज उठा के। आराम से खुद भी सुकून से घर बैठे हैं, मुझे भी सुकून कराए। नहीं इधर आके लेक्चर लेता, लेकिन आपकी चेहरे तो ना देखने पड़ते, वो ज़रा बचत हो जाती मेरी। हाँ जी, अम्मी तो चांद कहती है माशाल्लाह, नहीं प्यारे तो माशाल्लाह बहुत हो। अच्छा चलो पब्लिक कंपनी पे, नो बी सीरियस। अच्छा जी, पब्लिक कंपनी, अगेन ये टैक्स की डेफिनेशन है, और आपने कैपिटल एसेट की जो पब्लिक कंपनी है, आपने इस डेफिनेशन के मुताबिक चलना है। पब्लिक कंपनी मींस ए बी, बी और डी, 4 पॉइंट्स हैं, बल्कि ए बी के भी 2 पॉइंट्स हैं अलग अलग।
तो ये टोटल 5 पॉइंट्स बन गए। सर इन पांचों में से कोई एक पॉइंट भी पूरा हो गया तो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी। तो ये सारे नहीं लगने, कोई एक पॉइंट लगना है। मिसाल के तौर पे, किसके तौर पे? एक है जी कंपनी ए, इस कंपनी के 80% शेयर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और 20% शेयर है शाहिद अफरीदी के पास। लॉ क्या कहता है? लॉ पहले पॉइंट में कहता है अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फेडरल गवर्नमेंट। अगर ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स वफाकी हुकूमत के पास होंगे तो वो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। तो ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर वफाकी हुकूमत के पास हो तो वो कंपनी क्या होगी? पब्लिक कंपनी। और बात समझ आती है कि पहले भी जाती है? और ठीक है ओ ब्रो, ओके ब्रो, ठीक है जी। तो इसका मतलब है कि ये कंपनी के 50% से ज्यादा शेयर्स वफाकी हुकूमत के पास हैं तो ये कंपनी क्या बन गई? पब्लिक कंपनी। एक और एग्जांपल बना लेते हैं। 40% है जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास और 60% शेयर्स हैं जी चलो शहबाज शरीफ साहब के पास। हाँ जी, हूं ना होना हूं दसो मैनू। आप बताइए, सारी गवर्नमेंट की होगी। अब बताइए क्या ये कंपनी पब्लिक है कि प्राइवेट है? वजह प्राइवेट, वजह प्राइवेट। 50% गवर्नमेंट के पास नहीं तो शहबाज शरीफ के साहब के पास है तो 60%। सर वो पर्सनल है, वो उनकी जाती कैपेसिटी में है। गवर्नमेंट शहबाज शरीफ साहब नहीं है। शहबाज शरीफ साहब अकेले फैसले नहीं कर सकते, ठीक है? उनको पहले काबीना बुलानी पड़ती है, काबीना बुलाने के बाद पार्लियामेंट से उनको अप्रूवल करानी पड़ती है, लेकिन फिर भी होता वही है जो वो कहते। तो क्या होता है जी? फिर फैसले होते हैं, फिर होते हैं फैसले। तो ये इनकी जाती हैसियत है भाई, ओके? तो जाती हैसियत के जो शेयर्स हैं वो यहां पर कंसिडर नहीं होंगे, हमने एज अ होल गवर्नमेंट को देखना है। सो दिस इज नॉट अ पब्लिक कंपनी बट दिस इज अ पब्लिक कंपनी। तो ठीक है ओ ब्रो, ओके ओके ब्रो। अच्छा मुझे ब्रो कह रहे हो आगे से? अच्छा ओके, मैं कह सकता हूँ। आगे चलें, कह भी दोगे तो मेरा आ रहा है ऐसी। पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय सूबाई हुकूमत। सर सूबाई हुकूमत कौन सी है यार? ये काम खराब है, लैपटॉप लेना ही पड़ना। 70% हमारा ख्वाब पढ़ा लिखा पंजाब और 30% जावेद मियादाद साहब के पास। आपको तो नहीं पता होगा ना इनका, ठीक है जी? हाँ जी, ओके होगी बात। तो ये पब्लिक है कि प्राइवेट है? पब्लिक है। ये देखें ये 50 से ज्यादा है। और मिसाल ले लें, कंपनी डी 80% गवर्नमेंट ऑफ सिंध और 20% आसिफ अली जरदारी साहब। बताइए जी। हाँ ये भी पब्लिक और ये भी पब्लिक, ठीक है? ऐसी कंपनी जिसमें 50% या उससे ज्यादा शेयर्स वफाकी हुकूमत के पास हो या प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो तो वो पब्लिक कंपनी बन जाएगी। वो ठीक है यार? पता नहीं बोलते क्यों नहीं, हमाजार लोग बैठे हैं इधर। कंपनी ई 40% गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, 40% गवर्नमेंट ऑफ सिंध, 20% इंजमामुल हक। पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक या प्राइवेट? पब्लिक या प्राइवेट? क्या ये ऐसी कंपनी है जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास हो? बताएं। फेडरल गवर्नमेंट के पास 50% या उससे ज्यादा शेयर्स हैं? नहीं। क्या ये ऐसी कंपनी है जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स गवर्नमेंट प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो? तो सर कैसे कह रहे हैं आप पब्लिक है?
कंबाइन नहीं करना। सर आप करें शुरू, कोई बात नहीं, ऑनलाइन वाले भी देखेंगे, वो भी कॉफी पी के लेक्चर देख रहे हैं। जी बताइए, आप चाय बांटते नहीं देखा कभी किसी को, देखने जाएंगे उसे, अजीब आवाम है हमारी, बताएं जी। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब और गवर्नमेंट ऑफ फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट के शेयर्स को इकट्ठा नहीं करना, अलग अलग देखना है कि 50% या उससे ज्यादा किसी एक के पास है कि नहीं। तो सर दिस इज नॉट अ पब्लिक कंपनी, ये प्राइवेट की ही कैटेगरी में जाएगी और इसकी टैक्सेशन एनटीआर की तरह होगी। बात समझ आ गई? ले जी, ए में किसी का कोई सवाल है तो बताइए। हाँ जी सर, लॉ क्या है, पहले लॉ पढ़े। लॉ कहता है कि 50% या उससे ज्यादा फेडरल गवर्नमेंट के पास हो या फिर प्रोविंशियल के पास हो। क्या 50% या उससे ज्यादा फेडरल के पास है? बताएं, हाँ ना करें, बताइए। फेडरल के पास कितने हैं? 40 हैं, तो 50 से कम हो गए। अब बताइए प्रोविंशियल के पास कितने हैं? ये भी 50 से कम हो गए। तो इसका मतलब है कि ये क्या बन गई? ये प्राइवेट बन गई। कानून ही पूरा नहीं हो रहा। कानून 50 या उससे ज्यादा किसी एक को कहता है, दोनों को टोटल नहीं करना आपने, ठीक है जी। इवन 20% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होती ना तो फिर भी ये प्राइवेट कंपनी थी, क्योंकि किसी एक के पास 50 से ज्यादा नहीं है, तो किसी एक के पास 50 से ज्यादा होने चाहिए। वो ठीक है सर, चाय पी के कुछ हुआ, हमारा जिम्मा नहीं, मैं पहले बता दूं। यार इससे वापस ले लो यार। जी कोई सवाल, सवाल कोई भी हो? सर सेमी प्राइवेट का यहाँ पे कोई सर नहीं है कॉन्सेप्ट, नहीं कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। या वो पब्लिक होगी या वो प्राइवेट होगी, आप लोगों ने पल्ले से बनाई हुई है सेमी प्राइवेट, पता नहीं क्या से बोल ले आते हैं आप लोग। वो फलाना कॉलेज सेमी प्राइवेट है, पता नहीं सेमी प्राइवेट क्या होता है। बहरहाल टैक्स में पब्लिक है या प्राइवेट है, देयर इज नो सेमी प्राइवेट। यार ये कैमरा इसकी तरफ करो, पहला इसको ही पड़ेगा। आगे चलें, ए बी पे आइए, ए बी पे आइए। A company in which at least 50% of the shares are held by foreign government क्या होती है? बैरून मुल्क की गवर्नमेंट, मिसाल के तौर पे, किसके तौर पे? कंपनी एफ 80% शेयर्स हैं जी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है ना, अभी तो फॉरेन ही है, बात का पता नहीं, और 20% बन गए बाबर आजम के पास। पब्लिक प्राइवेट? पब्लिक ऑब्वियसली ऐसी ही कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स किसके पास हो? फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो। तो ये बड़ा आसान सा पॉइंट था। अच्छा यहां पे ना इन्होंने लॉ ने एंड तो लिखा हुआ है इन दोनों बुलेट्स के बीच में, लेकिन ये दोनों बातें पूरी नहीं होनी चाहिए, कोई एक बात पूरी होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से यहां पे ओ आर और होना चाहिए था। आप काट के लॉ ठीक नहीं कर सकते, कानून में जो लिखा है आपने वही करना है। अपनी समझ के लिए साइड पे कहीं लिख दें कि भाई दोनों में से कोई एक पॉइंट लगना है, क्योंकि बाद में फिर जब किताब खोलते हैं तो देखते हैं जी एंड लिखा है तो दोनों बातें पूरी होनी चाहिए। हालांकि यहां पर ऐसा नहीं है, ए बी के दोनों बुलेट्स में से कोई एक पॉइंट भी लगेगा तो कंपनी क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। बोलते नहीं है पता नहीं क्यों, ये समझ नहीं आती मुझे आपकी कि बोलते क्यों नहीं है। यार आपने याद नहीं कराया, टेस्ट डिस्कस करना था। पोर्टल पे टेस्ट नहीं आया, ओके मुझे याद आया, असगर को भी बुलाते हैं। सर असगर को जरा बुलाते हैं, मैसेज कर दीजिए। चलिए जी, पोर्टल पे टेस्ट आया नहीं कि अपलोड नहीं हुआ? क्या मतलब आया नहीं? वो तो टेस्ट आपको यहां से नहीं पिक करना पड़ता? अच्छा अच्छा, ये मुझे नहीं पता था। ठीक है, ये बताता हूँ तुम्हें, लेटेस्ट न्यूज़ है। फिल्म है ना, कम देखा करो तुम। आगे चलें, इतने तुम टार्जन रहते नहीं। ओके ब्रो, सेकंड बुलेट। अच्छा इसका कोई तर्जमा मुझे कर दे, तुम ही करोगे तर्जमा, बल्कि तुमसे ही कराता हूं। अ कंपनी इन विच एट लीस्ट 50% ऑफ द शेयर्स आर हेल्ड बाय फॉरेन कंपनी ओन्ड बाय अ फॉरेन गवर्नमेंट। एक ऐसी कंपनी जिसकी मलकियत 50% से ज्यादा बैरूनी कंपनी यार सुने तो सही ना, की मलकियत, नहीं शुरू से ऐसी कंपनी जिसकी 50% मलकियत आगे, ऐसी कंपनी
बेरोनी कंपनी, बैनुल अक़वामी कंपनी, हाँ बैनुल अक़वामी कंपनी की, और जो कि बैनुल अक़वामी हुकूमत की सरपरस्त में हो, मतलब कि जो सरपरस्त क्या होता है? एक मिनट, यहाँ के लिखा है गार्डियन, गार्डियन लिखा हुआ है कहीं, सरपरस्त नहीं, अपने पल्ले से सरपरस्त डाल दिया। एक मिनट, अब सही होगा। हाँ सही बोलो, सही तर्जमा करो। बोलो, बैनुल अक़वामी हुकूमत की, इसको बांध के ही भेजना है उधर हमने। बैनुल अक़वामी हुकूमत की बैनुल अक़वामी कंपनी के बैनुल अक़वामी हुकूमत की बैनुल अक़वामी कंपनी, हाँ की मलकियत 50% से ज्यादा हो। किधर ज्यादा हो? बैनुल अक़वामी की बैनुल अक़वामी कंपनी की 50% ज्यादा हो। बैनुल अक़वामी हुकूमत की बैनुल अक़वामी कंपनी यार तू इंटरनेशनल बोल रहा है। बैनुल अक़वामी हुकूमत की बैनुल अक़वामी कंपनी की मलकियत 50%। अजीब आदमी है ये। देखो कंपनी एफ जी एम कर लें, ऐसी कंपनी, सुनो सुनो सुनो, ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जिसको 100% फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हो। ठीक है जी, ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ऐसी बैनुल अक़वामी कंपनी के पास हो जिसको 100% बैनुल अक़वामी कंपनी ने ओन किया हो। बैनुल अक़वामी हुकूमत सॉरी ने ओन किया। असगर यार इनके पोर्टल पे टेस्ट नहीं आया टैक्स का, और वो कह रहे हैं अभी अपलोड भी नहीं हो रहा है। जरा चेक करें कि क्या इशू है और मुझे बताएं। अभी 11 बजे मैं आता हूँ नीचे, तो मुझे बताइए। ठीक है ओके, तो क्या बात हो रही थी? ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जिसको 100% फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ हो। क्या ये बात आपको समझ आती है? तो ठीक है, क्लियर होगी बात? ओके, मिसाल ले लेते हैं। लेट्स अज्यूम एक है कंपनी एम, इसके 60% शेयर्स हैं जी डेल्टा पीएलसी। फॉरेन कंपनी की पहचान होती है, पीएलसी लिखा होगा, एलएलसी लिखा होगा, इस तरह की चीज लिखी होगी। ये प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड ना पाकिस्तान के अंदर होता है, बाहर नॉर्मली एलएलपी चलता है, एलएलसी चलता है, पीएलसी चलता है, इस तरह की कोई बात लिखी होगी। फॉरेन कंपनी, और इसको 100% किसने ओन किया हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ यूके, यूके की गवर्नमेंट ने। तो दोनों बातें पूरी हो रही हैं। अच्छा, दो बातें पूरी होनी चाहिए। ये जो है मस्ट बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 50%, 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए। ओके, और इसकी क्या बात है जी? मस्ट बी इक्वल टू 100। तो ये 50% या उससे ज्यादा होना चाहिए, ये 100% के बराबर होना चाहिए। ये दोनों बातें पूरी होंगी तो ये वाली कंपनी क्या बनेगी? पब्लिक बनेगी। एक चीज भी वायलेट हो गई तो ये पब्लिक कंपनी नहीं है। मिसाल के तौर पे ये देखिए, कंपनी एम, इसके 50% शेयर्स हैं जी डेल्टा पीएलसी के पास, और इसको 99% ओन किया हुआ है गवर्नमेंट ऑफ यूके ने। बताइए शराइत पूरी हो रही है? नहीं सर, शराइत पूरी नहीं हो रही, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जिसको 100% ओन किया हो। सर ये 100 नहीं है। ओके, तो 100 होना चाहिए। अगर 100 से कम होगा तो इसका मतलब है दिस इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो ठीक है, यस सर, बात समझ आती है? यस सर। किसी का कोई सवाल? सर लेस्को 100% ओन है। ये मुझे नहीं पता, लेस्को का मुझे आइडिया नहीं है। 100% ही होगी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। कंपनी के 50% डेल्टा पीएलसी, 99% गवर्नमेंट ऑफ यूके, 50% गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। बताएं पब्लिक है प्राइवेट है? पब्लिक है या प्राइवेट है? पब्लिक है। क्यों पब्लिक है? क्योंकि गवर्नमेंट, हाँ जी सर, इस पॉइंट के तहत पब्लिक नहीं बन रही क्योंकि ये 100 नहीं है, लेकिन इस पॉइंट के तहत तो बन रही है ना, तो ये पब्लिक कंपनी है। कोई एक पॉइंट लगना चाहिए। हो सकता है सिनेरियो कुछ ऐसा बने जिसमें सारे पॉइंट्स अप्लाई हो रहे हो लेकिन लग एक रहा हो, तो आपने वो एक लगा देना। सो अ कंपनी इन विच एटलीस्ट 50% of the shares are held by foreign company
ओन्ड बाय ए फॉरेन गवर्नमेंट, ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जिसको 100% फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है। तो सर 4 बातें हो चुकी हैं, 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट ओन करती हो, 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट ओन करती हो, 50% या उससे ज़्यादा शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट ओन करती हो, या 50% उससे ज़्यादा शेयर्स ऐसी फॉरेन कंपनी ओन करती हो जिसको 100% फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हो। चारों में से कोई एक बात भी लग गई तो कंपनी बन जाएगी पब्लिक, और टैक्सेशन कहां पर होगी? टैक्सेशन मैंने मिटा दिया, यहां पर होगी टैक्सेशन, यहां पर होगी जो पहले मैंने लिखा था। अगर इनमें से कोई बात नहीं लग रही तो फिर हम उसको प्राइवेट मान लेंगे और उसकी टैक्सेशन यहां पर करेंगे। तो इसीलिए पेपर में जब भी आपको सवाल आएगा पहले ये सारे पॉइंट्स लगाकर आपने देख लेना है कि क्या ये पब्लिक कंपनी है या प्राइवेट कंपनी। ठीक है जी, कोई सवाल? नीचे एक डब्बा है एग्जाम्पल का, प्लीज देख लीजिए इसे। सर अगर पेपर में ये क्वेश्चन आ जाता है तो दोनों पॉइंट्स लिखेंगे कि इसके मुताबिक क्वेश्चन आ जाता है, डेफिनेशन आ जाती है। नहीं, पब्लिक कंपनी का ये वाली कंपनी का बताओ कि ये पब्लिक है या प्राइवेट। हाँ, आपको जो पॉइंट लगता होगा आपको बस वही पॉइंट लिखना पड़ेगा, सारे पॉइंट्स लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी। तो ठीक है सर, सब सुकून है, सब अमन है। कुर्बानी से पहले हो जाएगा हमारा इनकम फ्रॉम बिजनेस के नहीं? इंशाल्लाह हो जाएगा। इसके बाद मैंने कराना है चैप्टर 6, उसके बाद मैंने कराना है चैप्टर 7, फिर मैंने कराना है चैप्टर 5, फिर मैंने कराना है चैप्टर 13, फिर मैंने शुरू कराना है बिजनेस। ख़त्म नहीं होगा, शुरू हो जाएगा, इन प्रोसेस होगा। ठीक है, क्योंकि ये आपका कैपिटल गेन इंशाल्लाह, आज क्या दिन है? बुध है, ये सैटरडे तक ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। टेस्ट में आपका अदर सोर्स होगा, देखते हैं, मुश्किल है, वैसे मुश्किल लग रहा है क्योंकि थर्सडे को जो पढ़ा होगा ना वो ऑनलाइन वालों को फ्राइडे तक जाता है, तो फिर वहीं तक ही हो सकता है, तब तक तो ये ख़त्म नहीं होगा। देख लेंगे, मेरे ख्याल में पहले वाला पोर्शन और इनकम फ्रॉम अदर सोर्स टेस्ट कर लेंगे, चैप्टर 1 कर लेंगे ना साथ, चैप्टर 1 कर लेंगे साथ, तो इसको नहीं करेंगे, इसको अगले हफ्ते कर लेंगे, 2 चैप्टर रखेंगे। ओके, सब अच्छा है? चलिए जी, आगे चलते हैं। डब्बा पढ़ लिया आपने? डब्बे में कोई सवाल? चलें, पॉइंट नंबर बी। अ कंपनी whose shares were traded on a registered stock exchange in Pakistan at any time in the tax year। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे थे एट एनी टाइम इन द टैक्स ईयर, साल में किसी भी वक्त, एंड रिमेन्स लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, और वो रहते हैं उसके ऊपर ही, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर ही साल के आखिरी दिन। 2 बातें हैं, मैं दोबारा रिपीट करता हूं। ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स साल के किसी भी वक्त स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे थे एंड रिमेन्स लिस्टेड ऑन दैट एक्सचेंज एट द एंड ऑफ द ईयर, और साल के आखिरी दिन भी स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ही हो रहे थे। तो सर अगर किसी कंपनी के शेयर्स साल के आखिरी दिन 30 जून पे ट्रेड हो रहे थे तो मेरे ख्याल में पहले वाला बुलेट तो ऑटोमेटिकली लग गया, एट एनी टाइम इन अ टैक्स ईयर तो हो ही गए। क्या ख्याल है? ये देखें, ये अगर आपका टैक्स ईयर है यकम जुलाई से 30 जून, अगर आपके शेयर्स आखिरी दिन ट्रेड हो रहे थे तो ये साल में किसी भी वक्त नहीं है ना? तो इसका मतलब है अगर सेकंड बुलेट पूरा हो गया तो फर्स्ट तो ऑटोमेटिकली पूरा हो जाएगा। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स साल के आखिरी दिन ट्रेड हो रहे थे तो इसका मतलब है कि वो साल के दौरान भी हो ही रहे थे। हाँ, ऐसी कंपनी हो सकती है जिसके शेयर यहां से लेके यहां तक ट्रेड हो रहे थे, उसके बाद वो कंपनी डीलिस्ट हो गई, ये पब्लिक कंपनी नहीं है। तो साल के आखिरी दिन शेयर का ट्रेड होना जरूरी है पब्लिक कंपनी के लिए। तो ऐसी कंपनी जिसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हो और साल के आखिरी दिन भी ट्रेड होते रहे, दोनों बातें पूरी होनी चाहिए, फिर वो क्या बन जाएगी? पब्लिक कंपनी बन जाएगी। ठीक है जी, किसी का कोई सवाल? और आखिरी बात बस, ठीक है छोड़ दें, यूनिट ट्रस्ट हुज यूनिट्स आर वाइडली अवेलेबल टू द पब्लिक। या आपने ट्रस्ट पढ़ लिया था ना, और ट्रस्ट में यूनिट ट्रस्ट भी पढ़ लिया था, जो यूनिट्स में हम डिवाइड करते हैं। तो वो जो यूनिट्स है ना, अगर वो स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो जाए ना, वो भी ट्रेड होते हैं, उनका भी एक तरीका होता है, तो वो भी पब्लिक कंपनी बन जाएगी। बहरहाल इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है।
ठीक है, तो सर सारी बातें क्या हो गई? ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फेडरल गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स प्रोविंशियल गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स फॉरेन गवर्नमेंट के पास हो, ऐसी कंपनी जिसके 50% या उससे ज्यादा शेयर्स ऐसी फॉरेन कंपनी के पास हो जिसको 100% फॉरेन गवर्नमेंट ने ओन किया हो, ऐसी कंपनी जिसके शेयर्स साल के दौरान स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हो और साल के आखिरी दिन भी ट्रेड होते रहे, वो भी पब्लिक कंपनी है। और ऐसा ट्रस्ट, ऐसा यूनिट ट्रस्ट जिसके यूनिट्स स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड हो रहे हैं। सर ये सारी बातों में से कोई एक बात लग गई तो कंपनी को आप कहेंगे पब्लिक कंपनी और टैक्सेशन हो जाएगी सेपरेट ब्लॉक। अगर कोई भी बात पूरी ना हो तो प्राइवेट कंपनी में जाएं, मींस अ कंपनी दैट इज नॉट अ पब्लिक कंपनी। तो अगर कोई भी पॉइंट नहीं लग रहा होगा तो वो ऑटोमेटिकली प्राइवेट में चली जाएगी और हम उसको कैटेगरी 1 के शेयर्स कह देंगे। अब पूरी कहानी पूरी हो गई और अब आपको पूरी पिक्चर समझ आ गई होगी। अब पूछिए कोई सवाल। प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन लिखी है जी, नॉट अ पब्लिक कंपनी, बस खत्म जी। वो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन जो है ना आपको कोई 8-10 नंबर की देगा ही नहीं, वो 1-2 नंबर की देगा। तो जो लिखिए कानून में आप वही लिखेंगे। अव्वल तो उसको पूछनी चाहिए नहीं, उसको पब्लिक पूछनी चाहिए। कोई सवाल? ये जो कंपनीज है ये प्राइवेट से पब्लिक और पब्लिक से प्राइवेट शिफ्ट हो सकती है? बिल्कुल हो सकती हैं, पब्लिक से प्राइवेट और प्राइवेट से पब्लिक बिल्कुल शिफ्ट हो सकती हैं। क्योंकि अब आपने सवाल पूछ लिया ना, मैं आपको एक और सवाल पूछता हूं आपसे। सवाल ये है कि आपने जब कंपनी के शेयर्स खरीदे थे तो वो 100% शाहिद अफरीदी के पास थे, वो प्राइवेट कंपनी थी। लेकिन जब आप बेचने गए तो पता लगा शाहिद अफरीदी साहब ने सारे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को बेच दिए, वो पब्लिक बन चुकी है। अब खरीदने के टाइम प्राइवेट थी, बेचने के टाइम पब्लिक होगी, तो टैक्सेशन क्या यहां पर होगी या यहां पर होगी? कॉम्प्लिकेशन आ गई कॉम्प्लिकेशन। ये भी जवाब हमारा आगे लिखा हुआ। तो चैप्टर 10 में ये भी पढ़ेंगे कि क्या बेचने के टाइम पे देखना है पब्लिक प्राइवेट है या खरीदने के टाइम देखना है पब्लिक प्राइवेट है। तो ये बिल्कुल हो सकता है दरमियान में स्टेटस चेंज हो जाए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। और पूछिए सवाल। इसमें तो फिर पाकिस्तान में है कंपनी जो 100% ओन्ड बाय गवर्नमेंट। बेशुमार है, पीआईए की बात कर रहे हैं, उसको प्राइवेटाइज होने की बात नहीं हो रही। उस 100% नहीं है, 50 से ज्यादा है गवर्नमेंट के पास। पाकिस्तान स्टील मिल्स है, रेलवे है जी। और कोई सवाल? सर जरा 1 मिनट साथ वाले से गुफ्तगू करें। सर 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। चलिए जी, अब हम आएंगे पेज 260 पे वापस आ जाइए आप प्लीज। और यहां पे पॉइंट नंबर 1 है जी, पॉइंट नंबर 1 पढ़ते हैं। A gain arising on the disposal of a capital asset shall be chargeable under the head capital gain। वो कहता है कि किसी भी कैपिटल एसेट को बेचने पे जो गेन अराइज होगा वो कैपिटल गेन वाले हेड में जाएगा। सवाल ये है, गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल, इज इट कैश बेसिस और एक्रूवल बेसिस? ये कैश बेसिस है या एक्रूवल बेसिस है? ये एक्रूवल बेसिस है भाई, ये एक्रूवल बेसिस है। मतलब क्या है इसका? सर ये मिटा दूं जो आपके सामने लिखा हुआ है? ओके, हम एक एग्जाम्पल बना लेते हैं। मिसाल के तौर पे आपने यहां पे कोई ज्वेलरी खरीद ली। हम ज्वेलरी की मिसाल ले लेते हैं। ज्वेलरी परचेज्ड 100 रुपए की। 2016 में आपने ये ज्वेलरी बेच दी 150 की। लेकिन कैश रिसीव हुआ, उस बंदे ने कहा कैश मेरे से बाद में ले लेना। कैश रिसीव आपको हुआ 2017 में। सवाल ये है कि ये जो 50 रुपए का गेन है, 50 का गेन हो गया ना, 100 की खरीद के 150 की बेच दी, ये 50 का गेन बेचने वाले साल में टैक्सेबल होगा या जिस साल कैश रिसीव हुआ उस साल होगा? सर लिखा हुआ है गेन अराइजिंग। सर एंट्रीज करें, इसकी तो परचेज की एंट्री है, मैं नहीं कर रहा, आप कर लेंगे परचेज, डेबिट और कैश क्रेडिट। सर यहां पर क्या एंट्री होगी? डेबिट, बोले डेबिट रिसीवेबल कितना? 150। उसके बाद क्रेडिट ज्वेलरी 100, ऐसे ही है ना? डेबिट ज्वेलरी 100, यहां पे क्रेडिट ज्वेलरी 100। ये देखे ना, यहां पे हमने डेबिट की होगी, 100 से डेबिट की होगी और बाकी 50 का क्रेडिट होगा।
इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। गेन यहां पे अराइज हो चुका है, गेन आप अर्न कर चुके हैं, कमा चुके हैं, मिलने की बात है बाद में मिल जाएगा। वो पढ़ा नहीं था इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग में, एक्रूअल बेसिस, वो वहां पे एक्रूअल एंड प्रीपेमेंट्स नहीं पढ़ा चैप्टर? यही बात थी ना कि पैसे आना या ना आना बात की बात है। आपने अगर चीजें किसी को बेच दी तो सेल हो गई, ऐसे ही है। हाँ, पैसे बाद में आ जाएंगे। क्या ये बात सबको समझ आती है? तो याद रखिएगा कि इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में हम इसको 2016 में रिकॉर्ड करेंगे, 17 में नहीं करेंगे। बिल्कुल इसी तरीके से एक मिसाल और बन सकती है, 2015, 16 और 17। यहां पे आपने ज्वेलरी परचेस की 100 रुपए की। यहां पे एक बंदे ने कहा कि मैं तुमसे ना ज्वेलरी खरीद लूंगा, अभी मेरे से 150 का एडवांस पकड़ लो। एडवांस भी तो आ सकता है, क्या ख्याल? एडवांस दे दिया उसने, एडवांस दे दिया। लेकिन यहां पे आपने चीजों को डिलीवर किया, जो प्रॉपर सेल हुई वो यहां पर हुई। तो बताइए गेन 17 में आएगा कि 16 में आएगा? 17 में आएगा। ठीक है। एक्रूवल बेसिस क्या होती है जी? जब सेल होती है, अक्सर होता है ना कि आप कोई ज्वेलरी वगैरह खरीदने जाते हो, कहते हैं सर एडवांस दे जाएं, डिलीवरी ज्वेलरी की आपको 2 महीने के बाद होगी। तो सेल तो 2 महीने के बाद होगी ना, उससे पहले तो ये एडवांस ही है। तो कैश का आना कैश का जाना इज इररेलेवेंट, आपने देखना है असल में सेल कब हुई। तो इसका मतलब है कि प्रॉपर्टी और कैपिटल गेन एक्रूवल पे चलते हैं और अदर सोर्सेस कैश बेसिस पे चलती है। पेपर में याद रखिएगा, पता लगे सब कुछ ही गुडमुड कर रहे हैं, अदर सोर्सेज को एक्रूवल कर रहे हैं, कैपिटल गेन प्रॉपर्टी को कैश कर रहे हैं। ओके, ऐसा नहीं करना। सो अ गेन अराइजिंग ऑन द डिस्पोजल ऑफ ए कैपिटल एसेट, ब्रैकेट में लिखा है अदर देन अ गेन दैट इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो जाहिर बात है जो गेन एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है वो तो नहीं शामिल होगा। शैल बी चार्जेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, उसको आप कैपिटल गेन के हेड में चार्ज कराएंगे। किसी का कोई सवाल? किसी का कोई सवाल? अदर सोर्सेज नहीं, कैपिटल गेन 17 में होगा, जब असल में आपने डिलीवर किया, जब सेल हो गई। पता ना रिस्क एंड रिवॉर्ड जब ट्रांसफर होते हैं तो सबको पता ही होगा। कोई सवाल? डब्बा नीचे कहता है जी द गेन इज टैक्सेबल इन द ईयर इन विच इट इज अर्नड। जिस साल आपने गेन कमाया होता है उस साल ये टैक्सेबल होता है, एंड नॉट द ईयर इन विच इट इज रिसीव्ड, लेकिन उस साल टैक्स नहीं होता जिस साल ये रिसीव हुए हो। तो कैश का आना जाना ए मटेरियल। इट मींस इफ वी सेल द शेयर्स इन टैक्स ईयर 2016 एंड रिसीव कैश इन टैक्स ईयर 2017, इनकम विल बी टैक्स्ड इन 2016। तो ये बात जहन में रखिएगा कि कैश का आना या जाना इज नॉट इंपॉर्टेंट, दैट इज इररेलेवेंट। सेल कब हुई ये जरूरी है, गेन अराइज कब हुआ, गेन अर्न कब हुआ, ये चीज देखनी है। सर किसी का कोई सवाल? एनी क्वेश्चन ब्रो? नहीं बोलेंगे? सब अच्छा है? ओके। पॉइंट 2 में देखें, आपको गेन कैलकुलेट करना सिखा रहा है कि गेन निकालते कैसे हैं। द गेन ऑन द डिस्पोजल ऑफ ए कैपिटल एसेट शैल बी कंप्यूटेड एज फॉलोज, ए माइनस बी, वेयर ए इज द कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ द एसेट। वो कहता है ए है जी वो अमाउंट जो आपको रिसीव होगी कैपिटल एसेट बेचने पे, एंड बी इज द कॉस्ट ऑफ द एसेट। वो कहता है सेल में से कॉस्ट माइनस करो तो गेन आता है। नहीं पता था ना आपको? नहीं पता था सर, उसने कानून ने कहा है कि मुझे पता है किस तरह के लोग आने वाले हैं, तो उसने ये बात खुद ही आपको यहां पे लिख दी। ओके, अच्छा नीचे डब्बा पढ़े जरा, एक डब्बा लिखा हुआ। पढ़ लिया जी डब्बा? कुछ समझ आया डब्बा? डब्बा कहता है द कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी द टोटल अमाउंट रिसीव्ड। वो कहता है कि कंसिडरेशन रिसीव क्या होगी, जो पैसे आपको मिले होंगे वो, और द फेयर मार्केट वैल्यू, या उस चीज की फेयर मार्केट वैल्यू विच एवर इज हायर। मिसाल के तौर पे ज्वेलरी आपने बेची 100 रुपए की, लेकिन उसकी फेयर मार्केट वैल्यू थी 120, तो कंसिडरेशन क्या कंसिडर करेंगे? 120, 100 नहीं करेंगे। दोनों में से जो हायर होगी वो कंसिडरेशन होगी।
आगे वो कहता है, अगली बात सिर्फ शेयर्स के लिए है, फॉर अ लिस्टेड कंपनी फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन। सर ये जो पब्लिक कंपनी होती है ना, बल्कि पब्लिक कंपनी की भी बात ना करें, लिस्टेड कंपनी की बात करें। देखें, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा हो सकता है कि कंपनी पब्लिक हो लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ना हो। ये बात आपको समझ आई है? ऐसा हो सकता है कि कंपनी पब्लिक तो हो लेकिन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड ना हो। बिल्कुल हो सकता है, हमने इतने सारे पॉइंट्स अभी पब्लिक के पढ़े हैं। हो सकता है 50% या उससे शेयर्स गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के पास हो, लेकिन उसने कहा भाई मैंने इसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर ट्रेड नहीं करने। हो सकता है ऐसे? बिल्कुल हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि कंपनी के जो शेयर्स हैं वो किसी गवर्नमेंट के पास हो, वो पब्लिक कंपनी हो, लेकिन उसके शेयर स्टॉक एक्सचेंज पे ट्रेड ना हो रहे हो। तो ऐसा बिल्कुल हो सकता है। तो इसीलिए लिस्टेड कंपनी, सिर्फ एक खास पोर्शन की बात हो रही है, कौन से वाले की? अगर कंपनी के शेयर स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो साल में किसी भी वक्त और साल के आखिर में भी ट्रेड हो रहे हो, सिर्फ उस केस की बात हो रही है। उस सूरत में क्या होगा मेरे भाई? उस सूरत में वो कहता है कि जी फेयर मार्केट वैल्यू शेल बी डिटरमाइंड बाय द मार्केट वैल्यू अकॉर्डिंग टू द स्टॉक एक्सचेंज कोटेशन। सर आप वेबसाइट खोलें पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की, वहां पे शेयर्स की मार्केट वैल्यू देख रहे हैं, आ रही होगी, वहां पे तो कोई मसला नहीं होगा। लेकिन सर जब आपने किसी प्राइवेट कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू निकालनी होगी, सर वो कैसे निकालेंगे? वो तो स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं आ रही होती, उसका क्या करेंगे फिर? उसके लिए वो कहता है इन केस ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी द ब्रेकअप वैल्यू ऑफ द कंपनीज शेयर्स शैल बी कंसिडर्ड एज फेयर मार्केट वैल्यू। ये एक नया वर्ड है आपके लिए, ब्रेकअप वैल्यू ऑफ कंपनीज शेयर्स। इसको अंडरलाइन करके क्वेश्चन मार्क निकालें, हमारे पास्ट पेपर में एक सवाल है, वहां पे जाके आपको बताऊंगा। इसी चैप्टर के पास्ट पेपर में एक सवाल है, वहां पे जाके आपको इंशाल्लाह 2-4 दिन बाद बता दूंगा कि ये ब्रेकअप वैल्यू होती क्या है। तो लिस्टेड कंपनी के लिए हम यूज किया करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट, और जो नॉन लिस्टेड कंपनी होगी उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रेकअप वैल्यू। ओके, सो कंसिडरेशन हायर ऑफ होगी एक्चुअल या मार्केट वैल्यू, और मार्केट वैल्यू कैसे निकलेगी? लिस्टेड कंपनी के लिए वेबसाइट से और अनलिस्टेड कंपनी के लिए ब्रेकअप वैल्यू। सर कोई सवाल? एनी क्वेश्चन? सब अच्छा है? पॉइंट नंबर 4 ये आपने पहले पढ़ा हुआ है। वो कहता है कि ये जो ऊपर मैंने फॉर्मूला बताया ना A - B, जिसमें B कॉस्ट है, वो कहता है कॉस्ट शैल नॉट इंक्लूड एनी एक्सपेंडिचर। वो कहता है कि कॉस्ट के अंदर कोई भी ऐसा खर्चा शामिल नहीं होगा विच इज डिडक्टेड अंडर अनदर हेड ऑफ इनकम। जो किसी और हेड में माइनस हो चुका है वो दोबारा से यहां पर माइनस नहीं होगा। तो सर ये बात तो हमें पहले से ही पता है, ये बात तो हमें पहले से ही पता है। और विच इज नॉट अलाउड एज डिडक्शन अंडर द हेड इनकम फ्रॉम बिजनेस, ये बात भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो खर्चा इनकम फ्रॉम बिजनेस में से माइनस करने की इजाजत नहीं है वो यहां पर भी माइनस करने की इजाजत नहीं है। तीसरी दफा ये बात पढ़ रहे हैं, पहले प्रॉपर्टी में पढ़ी थी, फिर अदर सोर्स में पढ़ी थी, तीसरी दफा ये बात आ गई। तो ठीक है सर जी, यहां तक कोई सवाल किसी का? एनी क्वेश्चन? ये अगले सफे में ना ये बॉक्स में एग्जाम्पल है, इसको जरा एक नजर देखें। अभी पेज 261 के टॉप पे देखिए, एक मिसाल है, सॉरी एक मिसाल है। जी भाई ऑल ओके, सब अच्छा है? एग्जाम्पल पढ़ लिया आपने? क्या पता लगा जी आपको एग्जाम्पल में? एग्जाम्पल में ये पता लगा
कि अगर मैं एग्जांपल पढ़ूं, मिस्टर अली परचेज शेयर्स कॉस्टिंग 40 एंड आल्सो पेड कमीशन ऑन परचेज ऑफ ₹5. आफ्टर फ्यू डेज शेयर्स आर सोल्ड फॉर ₹120, कमीशन पेड ऑन सेल अमाउंटेड टू ₹2. सर खरीदने की कॉस्ट 40 कॉस्ट है, फिर जो परचेज के टाइम पे कमीशन पे किया ₹5 वो भी कॉस्ट है, ₹120 कंसिडरेशन है, और जो सेल के टाइम पे कमीशन पे किया ₹2 ये भी क्या है, ये भी कॉस्ट है. फाइन पेड टू गवर्नमेंट एट टाइम ऑफ सेल इज ₹7. ये एक नई चीज आ गई, कोई गलत हरकत की होगी जिसकी वजह से हुकूमत को जुर्माना पे करना पड़ गया ₹7. अच्छा ये पता नहीं क्या चीज है. अली ऑल्सो इनकर्ड रिपेयर एक्सपेंस ऑफ ₹14 टू अर्न इनकम अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स. इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए ₹14 का रिपेयर एक्सपेंस मैंने किया. सर ये यहां पर माइनस होना चाहिए कि अदर सोर्सेज में होना चाहिए? बड़ी सिंपल सा रूल है भाई, जो खर्चा जिस इनकम को कमाने के लिए इनकर होगा वो उसी हेड में से माइनस होगा. ठीक है जी, जो खर्चा जिस इनकम को कमाने के लिए इनकर होगा वो उसी हेड में से माइनस होगा. तो सर ये जो ₹14 हैं, चूंकि मैंने इनकम फ्रॉम अदर सोर्स कमाने के लिए इनकर किए, इसीलिए ये वहीं पर जाकर माइनस होंगे. तो 14 को तो छोड़ दें. व्हाट अबाउट फाइन पेड टू गवर्नमेंट? सर अगर आप चैप्टर 8 पढ़ेंगे जाके और वहाँ पे सेक्शन 21 पढ़ेंगे जिसमें वो तमाम अखराजात लिखे हैं जो कि माइनस नहीं हो सकते, वहाँ पे ये भी लिखा हुआ है कि अगर आपने हुकूमत को कोई फ़ाइन या पेनल्टी पे कर दी तो वो भी माइनस नहीं होगा. तो इसीलिए ये ₹7 जो आपने गवर्नमेंट को जुर्माने के तौर पे कर दिए, ये खर्चे के तौर पे माइनस नहीं होंगे. तो इसको भी हम क्या करेंगे जी, इसको भी इग्नोर करेंगे, ये भी माइनस नहीं होगा. बात समझ आती है? ठीक है जी. तो ये एक एग्जांपल थी, तो जिसमें आपको बस ये बताना था कि कौन सी चीज़ कॉस्ट का पार्ट नहीं बनेगी. कोई सवाल? जा रहे हैं आप लोग? अच्छा, मैं किताबें बंद कर रहे हैं, जा रहे हैं. कोई सवाल? सब अच्छा है जी. ठीक है, कल इंशाल्लाह बाकी बातें करेंगे. अल्लाह हाफिज़. अगर